आज सुबह सुबह पता चला कि पड़ोस वाले मेहता जी चल बसे। रात अच्छे भले सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। अच्छे इंसान थे मेहता जी। उनकी जीवन यात्रा खत्म हो गई, पर उस पर सहज उदासी सी लगी मुझे, क्योंकि मौत का सुनकर अक्सर खुशी नहीं होती। यह अलग बात है कि मौत मरने वाले के लिए वास्तव में मौत ही थी या वरदान। कोई मर मर कर भी जीता है और निरंतर मौत का इंतजार करता है। भला उस इंसान के लिए कैसा महसूस किया जाना चाहिए जिसके लिए जीना ही सबसे बड़ी सज़ा हो। 8 महीने पहले ही ट्रांसफ़र होकर हम यहाँ इंदौर आए। यही मोहल्ला हमें पसंद आया, क्योंकि 10 साल पहले भी हम इसी मोहल्ले में रहकर गए थे। पुरानी जान पहचान को 10 साल बाद फिर से जीवित करना ज़्यादा आसान लगा हमें, बजाय इसके कि हम किसी नई जगह में घर ढूंढते। इतने सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ भी कुछ बहुत बदल गया था। जान पहचान में जो बच्चे थे वे जवान हो चुके थे, और जो जवान थे अब अजीब सी थकावट ओढ़े नजर आने लगे थे। और जो तब बूढ़े थे वे अब या तो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लाचार हैं, बीमार हैं, या हैं ही नहीं। मेहता जी भी उन्हीं बूढ़ों में थे जिन्हें मैंने 10 साल पहले भी देखा था और अब भी देखा। हमारे घर के ठीक सामने था मेहता जी का घर। तब वे बड़े सुंदर और स्मार्ट थे। मेहता जी तो जैसे भी थे सो थे, पर उनकी श्रीमती बेहद चुस्त थी। दादी नानी तो वे कब की बन चुकी थी, फिर भी उनका साज श्रृंगार उनकी दोनों बहुओं से बढ़कर होता था। सुंदर दिखना अच्छी बात है, फिर भी अक्सर हम इस सच से आंखें चुरा लिया करते थे कि श्रीमती मेहता ने घर और अपने को कैसे सजा कर रखा है, तो जाहिर है वे मेहनती ही होंगी। मुझे याद है तब उनकी छत पर मरम्मत का काम चल रहा था। ईंट पत्थर सीमेंट रेत में भी उनकी पिंक साड़ी की झलक में इतने साल के बाद भी नहीं भूली। बिना बाह के पिंक ब्लाउज में उनका सुंदर रूप मुझे सदा याद रहा। आमतौर पर हम ईंट सीमेंट के काम में अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मैं तब भी हैरान हुई थी, और 10 साल बाद भी जब उन्हें देखा तब भी हैरान रह गई। 10 साल बाद जब उनकी उम्र 65 साल के आसपास थी, उनका बनाव श्रृंगार वैसा ही था। फर्क इतना सा था कि चेहरे का मांस लटक चुका था। खुली बाहों की नाइटी में उनकी लटकी बाहें थुल थुल करती आंखों को चुभ रही थी। बूढ़े होठों पर लाल लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लगी थी, और बॉयकॉट बाल भी उम्र के साथ सज नहीं रहे थे। उषा आंटी आज भी वैसी की वैसी हैं। उम्र हो गई है, लेकिन साज श्रृंगार आज भी वैसा ही है। संयोग से 10 साल पुरानी मेरी पड़ोसन अब फिर से मेरी पड़ोसन थी। वही घर हमें फिर से मिल गया था जिसमें हम पहले रहते थे। नाज नखरे तो आज भी वही है, मगर दोनों का झगड़ा बहुत बुरा है। दिन रात कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं दोनों। आ जाएंगी आवाज़ें तुम्हें भी। आस पड़ोस सब परेशान है। हैरान रह गई थी मैं विमला की बात सुनकर। क्या बात कर रही हैं, इतनी पढ़ी लिखी जोड़ी और गाली गलौज। उषा आंटी कहती हैं कि अंकल का किसी औरत से चक्कर है, एक लड़की भी है उससे। विमला बोली, पुराना चक्कर हो तो हम भी समझ ले कि जवानी का कोई शौक होगा। अब तुम ही सोचो, 70 साल के बूढ़े का किसी जवान औरत के साथ कुछ, चलो मानो रुपए पैसे के लिए किसी औरत ने फंसा भी लिया, पर क्या बच्चा भी हो सकता है? वह भी अभी अभी पैदा हुई है लड़की। जरा सोचो, मेहता अंकल इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकते हैं? अवाक थी मैं। इतनी सुंदर जोड़ी का अंत ऐसा। बहुत दुख होता है हमें कि दोनों लड़के भी बाहर हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो कोई लंदन में जा बसा है। समझ में नहीं आता क्या वजह है। कभी इनके घर के अंदर जाकर देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं घर में। बेटे क्या क्या नहीं भेजते। कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है कि इस घर में की शांति नहीं है। बहुत अचंभा हुआ था जब मुझे विमला ने बताया था। तब हमें इस घर में आए अभी 1 सप्ताह ही हुए थे। मैं तो बड़ी प्रभावित थी उषा आंटी से, उनकी साफ सफाई से, उनके जीने के तरीके से। कोई भी बाई इनके घर में काम नहीं करती। आंटी उस पर शक करने लगती हैं। कुछ तो हद होनी चाहिए। मेहता अंकल बेचारे भरी दोपहर में बाहर गार्डन में बैठे रहते थे। घर में 4-4 एसी लगी है, मगर ठंडी हवा का सुख उन्हें घर के बाहर ही मिलता है। मोहल्ले में कोई भी इनसे बात नहीं करता। क्या पता किसका नाम कब किसके साथ जोड़ दें। उषा आंटी पागल हो गई हैं क्या?
हर शौक की एक उम्र होती है। इस उम्र में पति पर शक करना यह तो बहुत खराब बात है ना। इसलिए तो हर सुनने वाला पहले सुनता है, फिर दुखी होता है, क्योंकि इतनी अच्छी जोड़ी की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव इतना दुखदाई नहीं होना चाहिए था। 10 दिन बीत गए थे। सामने वाले घर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो मुझे लगा शायद मैंने जो सुना वह गलत होगा। बहुत नखरा होता होगा उषा आंटी का। आम इंसान से तो वे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। जो इंसान आम जीवन न जीता हो, उसी का स्तर अब आम से नीचे उतर जाए तो सहज ही विश्वास नहीं होता ना। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सामने उषा आंटी को खड़े पाया। सफ़ेद कलर के सूट में बड़ी गरिमामयी लग रही थी। शरीर पर ढेर सारे सफ़ेद मोती और कानों में दमकते हीरे, उंगलियां महंगी अंगूठियों से सजी थी। अरे उषा आंटी, आप आइए आइए। मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो इस घर में। सोचा मिल आऊं। मेरी माँ की उम्र है उषा आंटी की। उन्हें आंटी ना कहती तो क्या कहती। अरे मिसेस मेहता कहो, आंटी क्यों कह रही हो? हम उम्र ही तो हैं हम। पहले धक्का लगा मुझे। जवाब कुछ होता तो देती ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए भीतर आइए। नहीं शोभा, मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हारी बाई आएगी तो पूछना मेरे घर में काम करेगी। अरे आइए भी ना, थोड़ी देर तो बैठिए। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आज भी वैसी ही हैं जैसे 10 साल पहले थीं। अच्छा, क्या तुम्हें आज भी वैसी ही लग रही हूँ? मेहता जी तो मुझसे बात ही नहीं करते। तुम्हें पता है ना, इन्होंने एक लड़की रखी हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही लड़की पैदा की है इन्होंने। कहते हैं आदमी हूँ, नामर्द थोड़े ही हूँ। 3 बहनें रहती हैं पीछे कॉलोनी में, वहीं जाते हैं। तीनों के साथ इनका चक्कर है। इस उम्र में मेरी मिट्टी खराब कर दी इस आदमी ने। मोहल्ले में कोई मुझसे बात नहीं करता। रोने लगी उषा आंटी। तब तरस आने लगा मुझे। सच क्या है या क्या हो सकता है, जरा सा कुरेदू तो सही। हाथ पकड़कर बिठा लिया मैंने। पानी पिलाया, चाय के लिए पूछा तो वे आंखें पोंछने लगी। छोड़िए मेहता जी की बातें, आप अपने बच्चों का बताइए। अब तो पोते पोतियां भी जवान हो गए होंगे ना? क्या करते हैं? पोती की शादी मैंने अभी 3 महीने पहले ही की है। पूरे 10 लाख का हीरे का सेट दिया है विदाई में। मुझे तो सोसाइटी में इज्जत रखनी है ना। इन्हें तो पता नहीं क्या हो गया है। जवानी में रंगीले थे तब की बात और थी। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शिमला निकल जाया करती थी और ये अपने दोस्तों के साथ नेपाल या गोवा। वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं। 15-20 दिन खूब मौज करके लौटते थे। चलो हो गया, स्वाद चस्का पूरा। तब जवानी थी, पैसा भी था और शौक भी था। मैं मना नहीं करती थी। मुझे ताश का शौक था। अच्छा खासा कमा लेती थी मैं। एक दूसरे का शौक कभी नहीं काटा हमने। मैं तो आसमान से नीचे गिरने लगी उषा आंटी की बातें सुनकर। मेरी माँ की उम्र की औरत अपनी जवानी के कच्चे चिट्ठे आम बातें समझकर मेरे सामने खोल रही थी। विमला ने भी बताया था कि शहर के अमीर लोगों के साथ ही हमेशा इनका उठना बैठना रहा है। पक्की जुआरिन थी उषा आंटी। आज भी ताश की बाजी लगवा लो, बड़े बड़ों के कान कतरती हैं, पैसा दांतों से पकड़ती हैं। बातें लाखों की करेंगी और काम वाली बाई और माली से पैसे पैसे का हिसाब करेंगी। विमला की बातें याद आने लगी तो उषा आंटी की बातों से मुझे घिन आने लगी। कितनी सहजता से अपने पति की जवानी की करतूतों का बखान कर रही हैं। पति हर साल नई नई लड़कियों का स्वाद चखने चला जाता था और मैं शिमला निकल जाती थी। बच्चे कहाँ रहते थे? मैंने धीरे से पूछा था। मेरी बड़ी बहनें मेरे दोनों लड़कों को रख लेती हैं। आज भी सब मेरी खूबसूरती के चर्चे करते हैं। मैं इतनी सुंदर थी, फिर भी इस आदमी ने मेरी जरा सी भी कदर नहीं की। क्या से क्या हो गई मैं। देखो मेरे हाथ पैर। इस आदमी के ताने सुन सुनकर मेरा जीना हराम हो गया है। आप अपनी पुरानी सहेलियों में अपना दिल क्यों नहीं लगाती? आखिर आपकी दोस्ती रिश्तेदारी इस शहर में ही तो है। कहीं ना कहीं चली जाया करें। आपके भाई बहन, आपकी भाभी और भतीजी भतीजे। शर्म आती है मुझे उनके घर जाने पर, क्योंकि इनकी वजह से मैं हर जगह बदनाम होती रहती हूँ। मैं सोचने लगी, बदनाम तो आंटी खुद कर रही हैं अपने पति को। पहले ही मुलाकात में उन्हें इतना बदनाम कर दिया। क्या एक पल भी हाथ से जाने दिया इन्होंने? मुझे भला आंटी कितना जानती हैं जो लगी हैं रोना रोने। उस दिन के बाद उषा आंटी अक्सर आने लगी। उनकी छत पर ही धूप आती थी, पर उनसे चढ़ा नहीं जाता था, इसलिए वे मेरे आंगन में धूप सेकने आ जाती थी। अपनी जवानी के 1000 किस्से सुनाती।
कभी मेहता अंकल भी आ जाते तो नमस्ते राम राम हो जाती। एक दिन दोनों बन ठन कर कहीं गए, साथ साथ थे, खुश थे, मुझे अच्छा लगा। दूसरे दिन दोनों साथ साथ ही धूप सेकने आ गए। मैंने चाय पानी के लिए पूछा। बूढ़े हैं दोनों, मैं जवान ना सही, फिर भी उनसे काफ़ी साल पीछे तो चल ही रही हूँ। उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया था, सोचा पूछ लूँ। सच्ची में मुझे तो सदियाँ हो गई खाए। आप खाएंगी तो ले आऊं? हाँ हाँ, खुशी से भर उठी उषा आंटी। दोनों ने उस दिन मेरे साथ ही दोपहर का खाना खाया। काफ़ी देर गपशप भी करते रहे। शाम को मेरे पति सुमित आए तो हम दोनों उनके घर उनसे मिलने भी चले गए। अच्छे पड़ोसी बनकर रह गए थे वे हमारे। विमला हैरान थी। बड़ी शांति है जब से तुम आई हो, वरना अब तक 10 बार तमाशा हो चुका होता। मेरी तो उषा आंटी से अच्छी दोस्ती हो गई है। अक्सर कोई तीसरा आ जाए तो बीच में तो लड़ाई ख़त्म ही हो जाती है, और कई बार तीसरा बुरी तरह पिस भी जाता है। अपना ध्यान रखना, इन्होंने तो अपनी उतार ही रखी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भी उतार कर रख दे। विमला ने समझाया था मुझे। बड़ी लेखिका बनती फिरती हो ना उषा आंटी, जो कहानियाँ गढ़ लेती हैं उससे अच्छी तो तुम भी नहीं लिख सकती। दिवाली के आसपास 3-4 दिन के लिए हम अपनी बेटी के पास पंजाब चले गए। विमला ने पंजाब से चावल मंगवाए थे। वापस आने पर सामान आदि खोला। सोचा विमला को फ़ोन करती हूँ, आकर अपना सामान ले जाए। तभी दो लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। गंदी गंदी गालियाँ और ज़ोर ज़ोर से रोना पीटना। मैं घबराकर बाहर आई। उषा आंटी रोटी पीटती मेरे गेट के पास खड़ी थी। लपक कर बाहर चली आई मैं। क्या हो गया उषा आंटी, आप ठीक तो है ना? अभी अभी यह आदमी 104 से होकर आया है। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल करता। अंकल चुपचाप अपने दरवाजे पर खड़े थे। क्या क्या शब्द उषा आंटी कह गई, मैं यहाँ लिख ही नहीं सकती। अपने पति को तो वे बदनाम कर ही रही थी और नज़रें मेरी झुकी जा रही थी। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत चली आई मुझ में, जो दोनों को उनके घर के अंदर ढकेल कर मैंने उनका गेट बंद कर दिया। मन इतना भारी हो गया कि रोना आ गया। क्या कर रहे हैं ये दोनों? शर्म भी नहीं आती है इन्हें। अब जवानी में पति को मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ा पाई तो इस उम्र में उसी शौक पर चीख पुकार क्यों? सच तो यही है कि अनैतिकता सदा ही अनैतिक है। मर्यादा भंग होने को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पति पत्नी के रिश्ते में पवित्रता, शालीनता और ईमानदारी का होना अति आवश्यक है। उषा आंटी की खूबसूरती यदि जवानी में सबको लुभाती थी, तब क्या मेहता अंकल को अच्छा लगता होगा? हो सकता है पत्नी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल भी किया हो। जवानी में जो जो रंग पति पत्नी घोलते रहे, उनकी चर्चा तो आंटी मुझसे कर ही चुकी थी, और बुढ़ापे में उसी टूटी पवित्रता की किरचें पल पल मन प्राण लहूलुहान न करती रहें, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। अनैतिकता का बीज जब बोया जाता तब कोई नहीं देखता, लेकिन जब उसका फल खाना पड़ता है तब बेहद पीड़ा होती है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर इतना बलवान नहीं होता जो पूरा का पूरा फल एक साथ डकार सके। विमला से बात हुई तो वह बोली, मैंने कहा था ना कि इनसे दूर रहो, अब अपना मन भी दुखी कर लिया तुमने। उस घटना के बाद 1 हफ्ता बीत गया। सुबह 6 बजे ही दोनों शुरू हो जाते। शालीनता और तमीज़ ताक पर रखकर हर रोज़ एक ही जहर उगलते। परेशान हो जाती मैं, आखिर कब तक यह घड़ा खाली होगा। संयोग से वही पास में ही हमें एक अच्छा घर मिल गया। चूँकि पति का रिटायरमेंट पास था, इसीलिए उसे खरीद लिया हमने और उसी को सजाने संवारने में व्यस्त हो गए। नया साल शुरू होने वाला था। मन में तीव्र इच्छा थी कि नए साल की पहली सुबह हम अपने घर में ही हो। महीना भर था हमारे पास। थोड़ी बहुत मरम्मत, रंगाई पुताई, कुछ लकड़ी का काम, बस इसी में व्यस्त हो गए हम दोनों। कुछ दिन को बच्चे भी आकर मदद कर गए। एक शाम जरा सी थकावट थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई थी, घर पर ही थी। विमला चली आई थी मेरा हाल चाल पूछने। हम दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहता अंकल थे। सामने कमीज की एक बाह लटकी हुई थी, चेहरे पर जगह जगह सूजन थी। यह क्या हुआ आपको अंकल? एक्सीडेंट हो गया था बेटा। कब और कैसे हो गया? पता चला 2 दिन पहले मैं स्कूटर बस से टकरा गया। हर पल का कलेश कुछ तो करता है ना, तरस आ गया था हमें। बाजू टूट गई है क्या? टूटी नहीं है, कंधा उतर गया है। 4 हफ्ते तक छाती से बांध कर रखना पड़ेगा बेटा। मुझे तुमसे कुछ काम है, ज़रा मदद करोगी? हाँ हाँ अंकल, बताइए ना।
बेटा मैं बड़ा परेशान हूँ, तनिक अपनी उषा आंटी को समझाओ ना। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो जीना हराम कर रखा है इसने। तुम जरा मेरी उम्र देखो और इसका शक देखो। तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो, जरा सोचो। जो सब यह कहती है क्या मैं कर सकता हूँ? कहती है कि मैं मकान 104 में जाता हूँ, जरा इसे साथ ले जाओ और ढूंढो वह घर जहाँ मैं चाहता हूँ। 70 साल के मेहता अंकल रोने लगे थे। वहम की बीमारी है इसे, किसी से भी बात करूं मैं तो मेरा नाम उसी के साथ जोड़ देती है। हर रिश्ता ताक पर रख छोड़ा है इसने। आपने आंटी का इलाज नहीं कराया? अरे 1000 बार कराया, डॉक्टर को ही पागल बताकर भेज दिया इसने। मेरी जान भी इतनी सख्त है कि निकलती ही नहीं। एक्सीडेंट भी मेरे स्कूटर के परखच्चे उड़ गए और मुझे देखो, मैं बच गया। मैं मरता भी तो नहीं। हर सुबह उठकर मौत की दुआएं मांगता हूँ। कब वह दिन आएगा जब मैं मरूंगा? विमला और मैं चुपचाप उन्हें रोते देखती रही। सच क्या होगा या क्या हो सकता है, हम कैसे अंदाज़ा लगाती? जीवन का कटु सत्य हमारे सामने था। अगर मेहता जी जवानी में चरित्रहीन थे तो उसका प्रतिकार क्या इस तरह नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, हम भी कौन है निर्णय लेने वाले? हजार कमी है हमारे अंदर। हम तो केवल मानव बनकर ही किसी दूसरे मानव की पीड़ा सुन सकती थी। अपनी लगाई आग में सिर्फ खुद ही को जलना पड़ता है, यही एक शाश्वत सच्चाई है। रो धोकर चले गए मेहता अंकल। यह सच है, दुखी इंसान सदा दुखी फैलाता है। मेहता जी की तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं थी, फिर भी हम तकलीफ में आ गई थी। मूड खराब हो गया था विमला का, इसलिए मैं चाहती हूँ इन दोनों से दूर रहो। विमला बोली, अपनी मनहूसियत ये आसपास हर जगह फैलाते हैं। बच्चे हैं क्या ये दोनों? इनके बच्चे भी इसलिए दूर रहते हैं। पिछले साल अंकल ऑस्ट्रेलिया गए थे। उषा आंटी कहती थी कि 104 नंबर वाली भी साथ चली गई थी। ये खुद जैसे दूध की धुली है ना, इनकी तकलीफ भी यही है अब। खो गई जवानी और फीकी पड़ गई खूबसूरती का दर्द इनसे अब सहा नहीं जा रहा है। जवानी की खूबसूरती ही इन्हें जीने नहीं देती। वह नशा आज भी आंटी को तड़पाता रहता है। बूढ़ी हो गई हैं पर अभी भी ये दिन रात अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनाना चाहती हैं। अंकल वह सब नहीं करते, इसलिए नाराज़ हो उनकी बदनामी करती हैं। यह भी तो एक बीमारी है ना कि कोई औरत दिन रात अपने ही गुणों का बखान सुनना चाहे, और गुण भी वह जिसमें अपना कोई भी योगदान ना हो। रूप क्या खुद पैदा किया जा सकता है, जिस गुण को घटाने बढ़ाने में अपनी कोई जोर जबरदस्ती ही ना चलती हो, उस पर कैसा अभिमान और कैसी अकड़। बड़बड़ाती रही विमला देर तक। 2 दिन ही बीते होंगे कि सुबह सुबह उषा आंटी फिर चली आई। शिष्टाचार कैसे भूल जाती मैं। सम्मान सहित बिठाया। पति ऑफिस जा चुके थे, उस दिन मजदूर भी छुट्टी पर थे। कहो कैसी हो, घर का कितना काम अभी रह गया है? आंटी बस थोड़ा ही बचा है। आज भी कोई पार्टी दे रहे हो क्या? दिवाली की रात तो तुम्हारे घर पूरी रात ताशबाजी चलती रही थी ना। अच्छी मौज मस्ती कर लेते हो तुम लोग भी। मैंने पूछा तो तुमने कह दिया था तुम्हें तो ताश ही खेलने नहीं आता, जबकि पूरी रात गाड़ियाँ खड़ी रही थी। सुनो, कल तुम्हारे घर वो 2 आदमी कौन आए थे? कल? कल तो मैं पूरा दिन नए घर के काम में बिजी थी। नहीं नहीं, मैंने खुद तुम्हें उनसे बातें करते देखा था। कैसी बातें कर रही हैं आप मिसेस मेहता? और दिवाली पर भी हम यहाँ नहीं थे। तुम्हारे घर में रोशनी तो थी। हम घर में 0 वाट का बल्ब जलाकर गए थे कि त्योहार पर घर में अंधेरा ना हो और ऐसा भी लगे कि घर पर कोई है। नहीं, झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों बोल रही हूँ मैं झूठ? मुझे क्या जरूरत है जो मैं झूठ बोल रही हूँ? स्तब्ध रह गई मैं। तुम्हारे घर के मज़े हैं। एक गेट मेरे घर के सामने, दूसरा पिछवाड़े। इधर ताला लगाकर सबसे कहो कि हम घर पर नहीं थे, उधर पिछले गेट से चाहे जिसे अंदर बुला लो। क्या पता चलता है किसी को? हैरान रह गई मैं। सच में उषा आंटी पागल हैं क्या? समझ में आ गया मुझे। और पागल से मैं क्या सर फोड़ती? मेहता जी कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लेती? सच कहा था विमला ने। कहानियाँ बना लेती हैं आंटी, और कहानियाँ भी वे जिनमें उनकी अपनी नीयत झलकती है, अपना सारा शक झलकता है, अपना ही अवचेतन मन और अपने ही चरित्र की छाया उन्हें सभी में नजर आती हैं। शायद वे स्वयं ही चरित्रहीन होंगी, जिसकी झलक अपने पति में भी देखती होंगी। कौन जाने सच क्या है। उसी पल फैसला ले लिया मैंने कि अब इनसे कोई शिष्टाचार नहीं निभाऊंगी। अतः बोली, मिसेस मेहता,
आज मुझे घर के लिए कुछ सामान लेने मार्केट जाना है, किसी और दिन साथ साथ बैठेंगे हम। मेरा टालना शायद वे समझ गई, इसलिए हंसने लगी। आजकल मेहता जी से दोस्ती कर ली है ना तुमने और विमला ने? बता रहे थे मुझे, कह रहे थे तुम दोनों भी मुझे ही पागल कहती हो। बुलाऊं उन्हें, अंदर ही बैठे हैं, आमना सामना करा दूं? कहीं यह पागल औरत अब हम दोनों का नाम ही अंकल के साथ ना जोड़ दे। यह सोचकर चुप रही मैं और फिर हाथ पकड़कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अच्छा नहीं लगा था मुझे अपना यह व्यवहार, पर मैं क्या करती, मुझे भी तो सांस लेनी थी। एक पागल का मान मैं कब तक करती। वह दिन और आज का दिन, जब तक हम उस घर में रहे और उसके बाद जब अपने घर में चले आए, हमने उस परिवार से नाता ही तोड़ लिया। अक्सर आंटी गेट खटखटाती रही थी जब तक हम उनके पड़ोस में रहे। आज पता चला कि अंकल चल बसे। पता नहीं क्यों बड़ी खुशी हुई मुझे। गलत कौन था कौन सही, उसका मैं क्या कहूँ। एक वयोवृद्ध दंपति अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाता रहा, उसकी चिंता भी मैं क्यों करूं। बस मेहता अंकल इस कष्ट भरे जीवन से छुटकारा पा गए, यही आज का सबसे बड़ा सच है। आंखें भर आई है मेरी। मौत जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। समझ नहीं पा रही हूँ कि मेहता अंकल की मौत पर अफसोस मनाऊं या चैन की सांस लूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ढेरों और पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।